चलिए देखते हैं पुष्पक्रम के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं पुष्प के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है पुष्प मतलब फूल। फूल एक रूपांतरित प्ररोह है जहाँ पर प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। अब पुष्पक्रम किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहा जाता है। यहाँ पर पुष्पक्रम की परिभाषा हो गई। अब साथ ही साथ इसके बारे में कुछ और देखेंगे। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम दो प्रकार के होते हैं। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि पुष्पक्रम कितने प्रकार का होता है। एक को कहते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम और दूसरे को कहते हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम। तो यहाँ पर देखते हैं कि असीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या होता है। तो यहाँ से पढ़ेंगे। असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि, सतह का मतलब सतत वृद्धि होती रहती है और फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। अग्राभिसारी क्रम का मतलब क्या होता है? अग्राभिसारी क्रम का मतलब यहाँ देखिए लिखा गया है, दिखाया गया है फिगर में कि नीचे के पुष्प जो होते हैं इसके ये बड़े होते हैं और साथ ही साथ ऊपर के जो पुष्प होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम का एग्जाम्पल है ये। आगे चलते हैं, असीमाक्षी पुष्पक्रम का एग्जाम्पल है ये। आगे चलते हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम में देखते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर पुष्प लग जाता है, इसलिए इसकी वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है तथा इसमें पुष्प जो होते हैं वो तलाभिसारी क्रम में लगे होते हैं। अब तलाभिसारी क्रम का एग्जाम्पल ये देख लीजिए। इसमें पुष्प जो होते हैं वो ऊपर की तरफ जो होते हैं वो बड़े होते हैं तथा नीचे के पुष्प जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इस तरह से ये ससीमाक्षी पुष्पक्रम का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं। आगे चलते हैं पुष्प के भाग देख लेते हैं। पुष्प के भाग यहाँ पर देखिए कैलिक्स, करोला, पुमंग और जायांग, ये सभी पुष्प के भाग होते हैं। यहाँ पर पुमंग और जायांग की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बताया गया है कि या तो पुष्प एकलिंगी होते हैं या तो पुष्प उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी कब होंगे? जब किसी पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन में गलती लिखी गई है। जब फूल में पुंकेसर और पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। तो अगर पुमंग होगा और पुंकेसर होगा, जायांग नहीं होगा तो पुष्प उभयलिंगी नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर एक होना चाहिए था जायांग और दूसरा होना चाहिए था पुमंग। तो यहाँ पर आप इसको सुधार लेंगे। जब किसी पुष्प में पुमंग तथा जायांग दोनों उपस्थित होते हैं तब उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में या पुष्प में केवल एक, चाहे पुमंग या पुंकेसर या अंडप या जायांग उपस्थित होता है तो उसे एक लिंगी कहते हैं। आगे चलते हैं। सम्मित के आधार पर देखते हैं कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। तो सम्मित के आधार पर पुष्प या तो त्रिज्य सम्मित होते हैं या तो एक व्यास सम्मित होते हैं या तो असम्मित होते हैं। त्रिज्य सम्मित कब होते हैं? त्रिज्य सम्मित जब किसी पुष्प को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे त्रिज्य सम्मित कहते हैं। आगे चलते हैं। एक व्यास सम्मित जब किसी पुष्प को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिज्य सम्मित कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सरसों, धतूरा ये सभी दिया गया है। अब देखिए अगला क्या है। एक व्यास सम्मित किसे कहेंगे? जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो बराबर समान भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे एक व्यास सम्मित कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप इसको देख लेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं असम्मित किसे कहते हैं? जब कोई पुष्प या फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त न हो सके तो उसे असम्मित या अनियमित कह सकते हैं या कहते हैं। और साथ ही साथ आगे देखते हैं उपांगों के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। तो उपांगों के आधार पर त्रितयी, चतुष्टयी और पंचतयी होते हैं। उनमें उनके उपांगों की संख्या 3, 4 या 5 के गुणक में होती है।
आगे चलते हैं, देखते हैं सहपत्र। सहपत्र क्या है? सहपत्र एक छोटी सी पत्ती है जो पुष्पवृंत के आधार भाग से निकलती है। जिसमें सहपत्र उपस्थित होते हैं उसे सहपत्री, और जिसमें सहपत्र अनुपस्थित होते हैं उसे असहपत्री अथवा सहपत्रहीन के नाम से जाना जाता है। और किसी भी पुष्पवृंत पर कैलिक्स, करोला, एंडूशियम मतलब पुमंग और जायांग की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को यहाँ पर हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस या एपीगाइनस में विभाजित किया जाता है, बांटा गया है। आप ज़रा इनके बारे में देख लेते हैं कि कब हाइपोगाइनस होगा, कब पेरीगाइनस होगा, कब एपीगाइनस होगा। हाइपोगाइनस में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग जैसे कैलिक्स, करोला, एंडोशियम ये सभी नीचे होते हैं। और ऐसे पुष्पों में जो अंडाशय होता है वो ऊर्ध्ववर्ती होता है। ये तो हो गया अधोजायांगता या हाइपोगाइनस के बारे में। अब देखते हैं पेरीगाइनस या परिजायांगता में क्या होता है। पेरीगाइनस में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग, कहने का मतलब कैलिक्स, करोला, एंडोशियम ये सभी भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इनमें अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है। चलिए अब देखते हैं अधिजायांगता या एपीगाइनस क्या है। अधिजायांगता, इसमें पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं और इनसे संलग्न हो जाते हैं। कहने का मतलब इनमें अंडाशय सभी अंगों कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम के नीचे उपस्थित होता है। फूल के अन्य भाग, यहाँ पर लिखा भी गया है, फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसलिए अंडाशय यहाँ पर अधोवर्ती होगा। एग्जाम्पल भी आपका दिया गया है, आप एग्जाम्पल को भी लिखते चलेंगे। और अगला है पुष्प का भाग, तो पुष्प के भाग के बारे में अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखेंगे।